बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेडिटेशन में शामिल है, पीर, बुध और जुम्मा। सर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप एंड पामिस्ट्री इन वंस लाइफ? जिस तरह हम ये मालूम करते हैं कि आज बारिश होने वाली या नहीं आने वाली, हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ। एक होता है पर्पस ऑफ दिस लाइफ, एक पर्पस ऑफ आफ्टर लाइफ। हु एम आई एम हियर फॉर एवर इन डीप साइलेंस, नो थॉट्स। आपकी मेमोरी उस वक्त काम करती है जब आपके जहन में सोच हो, कॉन्शियस थॉट नहीं आते आपको, शऊरी ख्याल नहीं आते आपको। कुंडली शक्ति क्या है और क्या कुंडली करने वाले को किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए तो मैं समझा दूँ। इंसान की रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचा हिस्सा है, वहाँ एक ताकत है जो दबी हुई है, सप्रेस्ड है, लेटेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेसन्स ऑफ लाइफ के साथ मैं हाजिर हूँ, डॉक्टर मोइज़। और एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सवालात भेजते हैं। हम 3-4 से ज़्यादा सवालात नहीं ले सकते। दुआ करें ईद के बाद फिर महफिल हो जाए यहाँ पे। जब महफिल होगी तो फिर उस वक्त ही लोग कागज़ पे अपना सवाल लिख के आएंगे और वो 1 घंटे का सेशन होगा। उम्मीद करते हैं ईद के बाद हम शुरू करेंगे हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद। दोस्तों, दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेडिटेशन में शामिल है, पीर, बुध और जुम्मा। हमने 2 मेडिटेशन की है, यूनिफाइड एनर्जी फील्ड की। बच्चे भी शामिल हैं। जो भी कर रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप इसकी जज़ा भी दे आपको कि आप लोग शामिल हो कहते हैं। कोई इसमें आपको लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। तो हम जो कुछ अपने तौर पे कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है, हमारी दस्तरस में हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो जाए। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर डूइंग वेल इंशाल्लाह। सर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप एंड पामिस्ट्री इन वंस लाइफ? इट स्टैंड्स ट्रू, डज इट स्टैंड ट्रू? ये सही है कि नहीं है? कैन वी डू एनीथिंग टू अमेंड एनी नेगेटिविटीज रिलेटेड टू इट, और हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट विद इट्स, कम्बाट विद इट्स नेगेटिव इफेक्ट? इनका सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, उसके अलावा न्यूमरोलॉजी, ये तमाम उलूम मौजूद हैं। इनका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है, और अगर इसमें कोई नेगेटिविटी आती है इसमें, तो हम इसे कॉम्बाट कैसे करते हैं? देखिए, पहली चीज़ याद रखें कि जिस तरह हम ये मालूम करते हैं कि आज बारिश होने वाली या नहीं आने वाली, अब मैं किसी मुल्क में जाने से पहले चेक करता हूँ कि जिन दिनों में उस मुल्क का सफ़र कर रहा हूँ, उस मुल्क का क्लाइमेट क्या होगा। यानी मुझे ठंड के कपड़े ले जाने चाहिए या गर्मी होगी ज़्यादा, तो उस लिहाज से मैं अपना लिबास लेके जाऊँ। तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन इस पे एतकाद नहीं होना चाहिए, वरना इंसान जो है वो ईमान उसका कमज़ोर हो जाता है। ये चीज़ें साइंस ज़रूर हैं, और साइंस भी है और साइंस भी है, यानी निशानियाँ भी हैं और एक साइंस भी है, लेकिन इस पर मुकम्मल एतमाद ना करें। एतमाद अल्लाह की ज़ात, याद रहे। तवक्कुल आप रखें, जो अल्लाह ने आपके ज़िंदगी में दिया है वो आपको मिलेगा। आपने एफर्ट करनी है। ये साइंस क्या करती है, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, इवन आजकल के ज़माने में पता ना कॉफ़ी बीन रीडिंग कहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं, वो आपको वक्ती तौर पर डेफिनेटली हेल्प करती है। मगर फ्यूचर जो प्रिडिक्ट होता है, इसलिए लफ्ज़ प्रिडिक्शन यूज़ होता है। प्रिडिक्शन का मतलब है कि आप चेंज हो सकता है फ्यूचर, राइट, कंफर्म नहीं होता। मशहूर एस्ट्रोलॉजर हुमायूं महबूब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्शंस देते हैं, मगर वो प्रिडिक्शंस होती हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या है, गैब क्या है, वो रब जानता है। मगर अल्लाह ने हमें कुछ निशानियाँ दी, उस निशानियों पे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ फैसले कर सकते हैं, लेकिन इसको हतमी नहीं होना चाहिए, अल्टीमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको इस्तेमाल करें, मगर उन पे एतकाद ऐसा ना हो कि अल्लाह के ऊपर से आपका ईमान कमज़ोर हो जाए। वरना ज़िंदगी में बहुत सारे, गूगल आपको बताता है किस जगह जाना है, किस शहर में जाना है, पूरा रास्ता दिखाएगा आपको। तो उसको इस हवाले से इस्तेमाल करें कि एस्ट्रोलॉजी में आपको कोई साइंस आती है कि जी फला फला पीरियड आपके लिए अच्छा है, तो इसी तरह अच्छा है जिस तरह किसान को पता है कि बीज कब बोना है, किसान को पता है कि बारिश कब होनी है, वो बगैर एस्ट्रोलॉजी के बता सकता है। तो इस तरह एस्ट्रोलॉजी भी आपको बताती है। इसी तरह पामिस्ट्री शख्सियत के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। अब पामिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी है कि अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर आपके हाथ में रखी है। ये सोचें, ये जो लकीरें हैं ये तब्दील होती हैं। इंसान जब अमल तब्दील करता है अपना,
अपनी सोच तब्दील करता है तो ये तब्दील होती है। एक बड़ा मशहूर किस्सा याद आया मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का, जो फ्रांस का फिर बादशाह बना। जब वो बादशाह नहीं था तो एक दिन गली से गुजर रहा था तो वहाँ एक बैठा हुआ था पामिस्ट। उसने आवाज़ दी, इधर आया, तेरा हाथ देखो। उसने हाथ दिखाया, उसने कहा बहुत अच्छा हाथ है, मगर इधर एक लकीर होनी चाहिए, अगर वो लकीर होती तो एक दिन तो फ्रांस का बादशाह बनता। उसने कहा नहीं है। उसने कहा लकीर नहीं है। उसने कहा कहाँ होती है? उसने कहा देखो यहाँ लकीर होती है। उसने जेब से खंजर निकाला, अपने हाथ के अंदर वो लकीर बनाई, यानी उसने अपने अमल से वो लकीर बनाई और वो बादशाह बन गया फ्रांस का। तो अमल को मत छोड़ना। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, पामिस्ट को जानता हूँ, बड़ा अच्छा काम करते हैं, मगर याद रहे, मेरे से हुमायूं महबूब की मैं अक्सर तारीफ करूंगा कि वो हमेशा कहता है कि जो मेरे रब को मंजूर, मैं तो आपको आगाही दे रहा हूँ, निशानियां दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो इस हद तक बिलीव हो, मगर ये है कि हतमी बिलीव ना हो। दोस्तों दूसरा सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आया है पेशावर से एक साहब का, नाम इन्होंने लिखा, हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद कैसे तलाश करें। अब ये इतना मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है कि अगर मैं इस पर बात करूं तो मेरे ख्याल में पूरी किताब लिख दूं, क्योंकि पर्पस को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि पर्पस, मकसद क्या है जिंदगी का। अब पर्पस को हम दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको इस तरह समझें कि एक होता है पर्पस ऑफ दिस लाइफ, एक पर्पस ऑफ आफ्टर लाइफ। एक मकसद जिंदगी, एक मकसद हयात। मकसद जिंदगी बहुत सारे होते हैं मकासद। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फर्स्ट ईयर में वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, तो 6 साल के बाद मैं ग्रेजुएट करके डॉक्टर बनूंगा, मकसद जिंदगी है उसकी। अगर वो ये कहता है कि मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूं कि मेरे पास ऐसा इल्म होगा जिससे मैं दुखी लोगों की तकलीफ दूर करूंगा, तो वो मकसद हयात के साथ भी कनेक्ट हो गया। अगर सिर्फ यह है कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पैसा बहुत है, स्कोप बहुत अच्छा है, अच्छे घराने में शादी भी होगी, बाहर वीजा भी मिल जाएगा, सेटल, तो फिर वो सिर्फ मकसद जिंदगी है, मकसद हयात नहीं है। तो कई दफा मकासद जिंदगी के ऐसे होते हैं जो मकसद हयात से कनेक्टेड होते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। अब वजन कम करना है जी, शॉर्ट टर्म गोल है, 3 महीने में वजन कम करना है, ये मकसद जिंदगी है। अगर एक इंसान डिसाइड कर ले कि जी यार मुझे जिंदगी में सिर्फ हलाल कमाना और हलाल खाना है, तो वो मकसद जिंदगी भी और मकसद हयात भी है। अगर एक इंसान डिसाइड कर ले कि मैंने जिंदगी में सिर्फ सच बोलना है, चाहे कितना बड़ा नुकसान हो, मकसद हयात हो गया। तो ये दोनों आपस में कोरिलेट भी करते हैं, कनेक्ट भी करते हैं। तो हर इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद, अपनी जिंदगी का पर्पस खुद ढूंढना होगा। मैं नहीं कह सकता कि आपका क्या होना चाहिए, आपको खुद ढूंढना होगा, और जब आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। आप देखें इस कायनात में अल्लाह ताला बनी नौ इंसान के लिए कैसे कैसे इंसान भेजता है जो जिंदगी के मकसद को पा लेते हैं। अगर आपका मकसद जिंदगी बनी नौ इंसान के लिए है तो फिर वो मकसद हयात भी बन गया। आप सोचे जिसने बिजली बनाई, जिसने टेलीफोन बनाया, जिसने अद्वियात बनाई, एंटीबायोटिक बनाई, जिसने बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद की, जो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब चीज़ें, कितना बड़ा कमाल का काम किया है। इंसानों की ज़िंदगी में तकालीफ कितनी कम हो गई उसकी वजह से। तो उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ऐसे बनाया जो मकसद हयात के साथ कनेक्ट हो गया। हयात अबदी ज़िंदगी जो होगी दुनिया से जाने के बाद। एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, और मैं अक्सर ये थॉट देता हूं लोगों को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दुनिया में पता नहीं कितने खरब इंसान आए, चले गए। चंद लोग हमें याद हैं या हमें पता है, हिस्ट्री में उनका नाम है, बाकी का कुछ नहीं पता। तो वो आए, जिंदगी गुजारी, चले गए, क्या फर्क पड़ा दुनिया को? कुछ भी नहीं। तो आप सोचे कि आप इस वक्त दुनिया में मौजूद है, आप चले जाएंगे, आपने दुनिया को क्या दिया? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा मकसद ढूंढ लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी बामकसद हो जाती है। फिर इसका मतलब है आपने कंट्रीब्यूट किया, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। मरने से पहले आपने दुनिया को कुछ दिया, बनी नौ इंसान को कुछ दिया। तो ये अपने जहन में अक्सर ये सवाल पूछना कि एम आई एबल टू मेक अ डिफरेंस, विल आई एम मेकिंग अ डिफरेंस? अगर नहीं है तो फिर जिंदगी वेस्ट है। जानवर भी जिंदगी गुजारता है, वो भी खाता है, पीता है, सोता है, हम भी यही करते हैं। उसको भूख लगती है, वो खाने की तलाश में निकलता है।
हम अपने रिस्क के लिए नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपने कुनबे को पालता है, हिफाजत करता है, हम भी करते, तो हमारे और जानवर में फ़र्क क्या है? इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए किसी मकसद के लिए। और आखिरी बात जो मैं समझता हूँ, जो मेरा मकसद ज़िंदगी है, जो आपको बता रहा हूँ कि मेरा मकसद ज़िंदगी और मेरा मकसद हयात है, वो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पहचान जाऊँ, मैं जान जाऊँ कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैंने अगर अपने आप को जान लिया तो मैंने अपने रब को जान लिया। मेरी ज़िंदगी का मकसद है ये सारा जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, बहुत पैसा कमा सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है बिज़नेस करने की, एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर सब कुछ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे अंदर एक अजीब सी कमी महसूस हो, एक खोखलापन, एक खालीपन महसूस होता था मुझे जब मैं अपनी फैमिली के साथ था। सब कुछ छोड़ दिया और अब इस रास्ते पे आया। मैं सिखाता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, सीखता हूँ, यही मेरा रोज़गार भी है और इसी से मैं अपने बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरा अल्टीमेट मकसद है कि अगर मैंने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, मैंने अपने रब को जान लिया। तो ये मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। दोस्तों, तीसरा सवाल जो है वो है हु एम आई। पेशावर में 2013 में मैंने इस पे बात की थी। इन साहब ने लिखा है, ये लिखते हैं, आई फाउंड द आंसर, आई एम हियर फॉर एवर इन डीप साइलेंस, नो थॉट्स, व्हेन आई अराइज थॉट्स अराइज, व्हेन थॉट्स अराइज मेमोरी अराइज, एंड 5 सेंसेस एंड वर्ल्ड अपीयर, माई इंटेंशन फॉर दैट वर्ड वेरी इजीली फॉर मैनी। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मगर इसको समझाना पड़ेगा। ये पेशावर से हमारे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सोचते हैं। ये योग सूत्रास पतंजलि का एक किताब है, 4 वॉल्यूम में है और उसमें इसकी बड़ी इन डेप्थ नॉलेज है। आपकी मेमोरी का ताल्लुक माजी से है ज़्यादातर, आपकी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात का ताल्लुक फ्यूचर से है। तो आपकी मेमोरी उस वक्त काम करती है जब आपके जहन में सोच हो। जब सोच ना हो, जहन खाली हो, तो मेमोरी काम नहीं करती, और मेमोरी काम नहीं करती तो आपको अपने वजूद के होने का एहसास नहीं होता। कमाल की बात है। इसकी एक मिसाल दूं, पता नहीं शायद पहले भी बता चुका हूँ। ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि मौला कायनात को एक तीर लगा था पैर में और वो निकालने में बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो कहा गया कि हालत नमाज में वो तीर निकाले, और हालत नमाज में वो तीर निकाला, पता भी नहीं चला। अब ये वाक़या बहुत सारे लोगों ने सुना है, मगर हमने सोचा नहीं। मैं सोचता रहा। जब मैं हिप्नोसिस सीखा मैंने, तो मैंने देखा कि हिप्नोसिस में एक कैफियत वो होती है जिसको कहते हैं थीटा लेवल में चला जाता है शख्स। सिल्वा में भी थीटा लेवल में हम ले जाते हैं लोगों को। थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी का बड़ा लो लेवल है, जो बड़ी गहरी किस्म की कैफियत में वो थीटा लेवल ब्रेन फ्रीक्वेंसी नीचे आती है। और जब थीटा होती है तो आप किसी को हाथ काट दें, अंगूठा काट दें, उसको पेन नहीं होगा। डीप थीटा में पेन नहीं होता। तो चलो ये बात ठीक है कि हो सकता है मौला कायनात नमाज या हालत नमाज में उतनी गहराई में जाते हो तो पेन नहीं हुआ, तो निकल गया। मगर एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई मुझे जब मैं ये सब स्टडी कर रहा था, सिल्वा और 4 डायमेंशन और कुंडलनी और ये सब चीजें, कि जब इंसान डीप थीटा में होता है, अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। यानी इंसान का जो ईगो है, मेमोरी जो है, बेसिकली ईगो मेमोरी में होता है। मैं कौन हूं, मेरा नाम मोइज हुसैन है, मेरी इतनी तालीम है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मिसाल के तौर पर। ये इंसान का मेमोरी से ताल्लुक है। अगर थॉट ना हो तो मेमोरी काम नहीं करेगी। तो हालत नमाज में मुझे समझ में आया, मौला कायनात की नमाज ऐसी होगी कि जिसके अंदर कोई थॉट नहीं होगा, अपना जाती थॉट नहीं होगा। इसको योग सूत्रा में एक सूत्रा है, उसमें बड़ा खूबसूरत, व्हेन द सीयर अबाइड्स इन इटसेल्फ, व्हेन द सीयर अबाइड्स इन इटसेल्फ। इसका मतलब है कि मैं खालिक की इबादत कर रहा हूं, अपने मालिक की इबादत कर रहा हूं, मैं अब्द हूं, मैं इतना जम हो गया कि मुझे अपने वजूद खत्म हो गया मेरा। यानी जिस्मानी तौर पे मैं मौजूद हूं, मगर मेरा जो जहनी वजूद है वो कुछ लम्हे के लिए गायब हो गया। ये बड़ा कमाल का फलसफा है
और इसकी बहुत सारी मिसालें कभी वर्कशॉप में आप लोग पूछेंगे तो मैं इसकी मिसालें दूंगा, आम जिंदगी से मिसालें दूंगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें हैं जो जिंदगी में हमें नजर आती है, जो मैं बात कह रहा हूँ, जम हो जाना। अब इस सारा जो किस्सा है ये थॉट का है और थॉट कंट्रोल नहीं होता। देखिए, एक सोच आती है, फिर दूसरी सोच आती है, फिर तीसरी, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हालत नींद में भी आपका जहन काम करता रहता है। कॉन्शियस थॉट नहीं आते आपको, शऊरी ख्याल नहीं आते आपको, मगर लाशऊर में, तहत शऊर में जो ख्याल आते हैं वो सिलसिला चलता है, जिसकी वजह से आप ख्वाब देखते हैं। हमें हमारे टीचर ने जो पहली चीज सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि अपने अंदर जाने के लिए, अपनी जात में जाने के लिए अपनी दूसरी जाहिरी जात को बुला दो। एक इंसान का बातिन है, इनकार का जाहिर है। जाहिर को बुलाओगे तो बातिन तक रसाई मुमकिन है। तो उससे कहते थॉट को बंद करो। ये थॉट को बंद करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि थॉट को बंद करना भी एक थॉट है। कैसे करें? एक तलवार से दूसरे तलवार को खत्म कैसे करें? एक थॉट से दूसरे थॉट को खत्म कैसे करें? तो फिर उसके लिए कुछ मशकें होती हैं। उन मशकों को करने से इवेंचुअली थॉट जो है, सोच जो है, ख्यालात जो है, वो रुक जाते हैं। जब ख्यालात रुक जाते हैं तो इंसान अपनी असल ज़ात में चला जाता है, अपने बातिन में चला जाता है, यानी रूह के साथ उसका राब्ता हो जाता है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राब्ता ख़त्म, फिर रूह, इंसान की जो असल हकीकत है वो रूह है, वो रूह जो है वो फिर कंट्रोल कर लेती है। फिर ये थॉट नहीं आते, सोच नहीं आती, कल क्या करूँगा, कल क्या हुआ था, आगे काम करना है, समझ साहब को पैसे देने, उससे पैसे, वो सब खत्म हो जाता है। इंसान अपने असल में चला जाता है। ये वही कैफियत होती है उस बच्चे की जो माँ के पेट में होता है। ना उसे ग़िज़ा की फिक्र, ना उसे सांस लेने की फिक्र, ना कोई सोच, बस एक ऐसी कैफियत में जहाँ कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं, ना आने की फिक्र, ना जाने की फिक्र, ना आज की फिक्र, ना गुजरे हुए कल की फिक्र, ना आने वाले कल की फिक्र। दोस्तों, आखिरी सवाल है, कुंडलनी पे आया है, और ये भी बहुत डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है इतना वक्त नहीं होता। कुंडलनी शक्ति क्या है और क्या कुंडली करने वाले को किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, तो मैं समझा दूँ। कुंडली बेसिकली लफ्ज़ है कुंडली। सांप जब बैठा होता है कुंडली मार के, तो उसका एग्जाम्पल ये है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, उसको दबा के आपने रखी हुई है। आप हाथ हटाएंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग जो है वो जंप करेगी। तो इसी तरह सांप जब कुंडली मार के बैठा होता है तो जिस वक्त वो जागता है, उठता है या उसे उठाया जाता है, तो एकदम से ऊपर की तरफ आ जाता है और कई दफा बड़ी दूर तक उसकी रीच होती है। तो ये कॉन्सेप्ट उस दौर में था जिस दौर में साइंस नहीं था, जिस दौर में इवन किताब भी नहीं थी, लिखने का भी नहीं था। तो लोगों ने परसीव किया कि इंसान की रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचा हिस्सा है, वहाँ एक ताकत है जो दबी हुई है, सप्रेस्ड है, लेटेंट है, डोमिनेंट है, सोई हुई है, हर इंसान में मौजूद है। और उसके हवाले से एक हदीस भी, अक्सर हम उस हदीस को कोट करते हैं। अब ये जो इंसान के रीढ़ की नीचे की आखिरी वाली हड्डी है, ये ना ज़ाया होती है, ना जलती है, ना तबाह होती है, और इसके अंदर वो कुव्वत मौजूद है। इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट मौजूद है उसके अंदर, और उसमें वो ताकत है। तो लोगों ने जब रूहानियत का सफ़र शुरू किया, तो रूहानियत का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। सालों की रियाजत, 20-20 साल, 30-30 साल, वज़ाइफ, रियाजा, जिक्र, रूहानियत फिर उस मंजिल पे पहुंचते जहां इंसान अपने आप को उस मकाम पर पहुंचता है जिसको कहते हैं ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक कुंडली रास्ता है जिससे ये सफ़र जल्दी हो जाता है, मगर कुंडली करना और इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? इसलिए कि वो ज़िंदगी के रूटीन में से 10 मिनट 15 मिनट रोज़ निकालने पड़ेंगे। तो 10 से 15 मिनट अगर रोज़ निकालने को तैयार हो अपनी सेहत के लिए, क्योंकि इससे जिस्मानी सेहत बहुत इम्प्रूव होती है, बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती है, इंसान में कमाल की कुव्वत आती है, कुव्वत फ़ैसला, कुव्वत इरादी आती है, उसका इल्हाम, उसका विजदान, इसका इंट्यूशन कमाल का बढ़ता है, आने वाली वक्त का पता चलता है, चीज़ों को पता चलता है, जो अल्लाह चाहेगा कि पता चले तो आपको पता चलेगा। तो अब ये जो एनर्जी है, ये बेसिकली जब बेदार होती है, खुद ख़ास मशकों से करती है,
मुसलमान जिक्र से करते हैं, हिंदू मंत्र से करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको। और कुछ वर्जिशें करनी पड़ती है, कुछ सांस की मशकें करनी पड़ती है, तो वो वर्कशॉप में हम करवाते हैं। उसके बाद आप उसको फॉलो करते हैं, मुतवातिर करते हैं। इसकी तमाम चीज़ें सीक्रेट रखी जाती, किसी को नहीं बताई जाती, सिर्फ जो लोग आते हैं उन्हीं को बताई जाती है। तो जो लोग भी आते हैं वो एक अहद देते हैं हमें कि जो कुछ सिखाया जा रहा है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो अहद तोड़ा तो मसला हो जाएगा। एक खातून है कनाडा में शायद, तो अच्छा बाज़ लोगों में बग़ैर किसी चीज़ के भी बेदार हो जाती है कुंडली। तो उस खातून ने से कुछ अरसे पहले मुझे कहा, मैं परेशान हूँ, मेरी बेटी की कैफियत हो रही है। मेरे ख्याल में 14-15 साल की बेटी है, उसकी कुंडली एकदम बेदार हो गई। अच्छा कोई बड़ा हादसा हो जाए, बहुत ट्रॉमा हो जाए, उसमें भी ये बेदार हो जाती है। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मतलब उसने तो सीखा भी नहीं है किसी से, और मैं कनाडा में हूं। तो मैंने कहा मैं बंद कर दूंगा। मैंने पाकिस्तान से कुछ अमल किया, उसकी कुंडली बंद हो गई। तो ये किसी में भी बेदार हो जाती है। मगर इसको अगर आपने बेदार करना है तो आपको एक उस्ताद चाहिए, उसकी माविनत में वो स्टेप्स बताएगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या एहतियात करनी है कमाल का सफ़र ये, कमाल का सफ़र। क्योंकि जब एनर्जी बेदार होती है तो जिसम में जितनी पूरे आपकी नर्व्स है और नर्वस सिस्टम है, उसमें एक ख़ास किस्म की लिज्जत, एक करंट दौड़ता है। ब्रेन कुछ ऐसी केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जैसे लगता है कि इंसान हवाओं में उड़ रहा है। एक आपको अजीब सी बात बताऊं, लोग नशा करते हैं ना, हीरोइन करते हैं, चरस पीते हैं, मारिवाना है, कोकेन है, और पता नहीं आजकल तो एक्ट्रेसी और क्या क्या चीज़ें होती है। वो करते क्यों हैं? वो उस लिज्जत को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जहां इंसान को लगे मैं अपने जिस्म से बाहर हूं। बहुत सारी कैफियत होती, मगर नशा है, वो ड्रग्स है, वो कभी नहीं करना चाहिए। जब आप कुंडली बेदार करते हैं और जब बेदार होती है आहिस्ता आहिस्ता, आपको वो सारी जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इंसान को लगता है मैं अपने जिस्म से बाहर हूँ, इंसान को लगता है मैं फ़ज़ाओं में हूँ, मेरे पास वज़न ही नहीं है, मेरा जिस्म हल्का फुल्का है। और बाज़ लोगों को बड़े मुशाहिदे होते हैं, बड़े किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस वक्त नहीं बता सकते। अब एहतियात इसकी क्या है? पहली चीज़ ये, सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सीवियर किस्म की नफ्सियाती स्किज़ोफ्रेनिया हो, वो नहीं कर सकते। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको वहम की बीमारी कहते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये दो बीमारियां बड़ी खतरनाक है जिसके ऊपर वो हम उसको अलाव ही नहीं करते कि वो कुंडली करे। दूसरी चीज़, कुंडली में गोश्त का इस सेंस में मना नहीं है कि गोश्त ना खाएं, मगर जो वर्कशॉप के दिन होते हैं उससे 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले गोश्त ख़त्म कर दें, सिर्फ सब्ज़ी और फ्रूट पे रहें, और जब कुंडली ख़त्म हो जाए उसके बाद अपनी ज़िंदगी में गोश्त खाएं, मगर कम खाएं। बीफ मना करते हैं इसलिए कि बीफ के अपने बीफ से इंसान के अंदर गुस्सा भी पैदा होता है, कुछ खासियत होती है चीज़ों की। तो मटन लें, चिकन लें, फ़िश ले सकते हैं आप, कोई मना नहीं है इसमें। जो हिंदू योगीज़ होते हैं चूँकि वो नहीं खाते मांस, तो वो मना करते हैं, मगर हम मना नहीं करते। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है वो कुंडली की एक्सरसाइज से पहले अपनी जब गोली लेते हैं ब्लड प्रेशर की ले लें, अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मगर कोई अद्वियात बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से आप छोड़ेंगे नहीं, ना कम करेंगे। एंग्जाइटी है, बेचैनी रहती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब वर्जिश करेंगे तो आपको पहली दफ़ा पता चलेगा कि यार मैंने अपने जिस्म के साथ भी बड़ी ज़्यादती की है, ये मेरी कमर को क्या हो गया, मेरे अंदर से लचक चली गई, सब पता चलेगा आपको। और आहिस्ता आहिस्ता आपको हैरत होगी, आपके जिस्म के अंदर जो तब्दीलियाँ आएंगी वो आप सोच नहीं सकते। तो बस ये एहतियात है, और इस एहतियात को मद्देनज़र रखें। मेहरबानी करके यूट्यूब पे जो वीडियोस है ना, इनसे कुंडली नहीं सीखी जाती। आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, कोई बचा नहीं सकेगा। ये प्रॉब्लम क्या होगा ये मैं बताऊँ आपको एक आसान अल्फाज में। मैंने अगर AC लगाना है तो AC के लिए जो वायरिंग होगी वो मोटी तार होगी। वो तार जिस पे पंखा या लाइट बल्ब चलता है, अगर उस तार को मैं AC में यूज़ करूँ तो वो तार जल जाएगी। कुंडली का भी यही हिसाब है। अगर प्रॉपर कुंडली मास्टर से नहीं सीखी कुंडली और इधर वीडियो देख लिया, किसी ने बेवकूफ़ बनाया कि मैं करा देता हूँ, यह आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इसको मेहरबानी करके अटेम्प्ट मत कीजिए। इलेक्ट्रिशियन को पता है कि इलेक्ट्रिक का काम कैसे करना है, मुझे और आपको नहीं पता। तो हम इसीलिए इलेक्ट्रिक का काम नहीं करते। हम घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम हो, हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं।
इसी तरह कुंडलनी जो है वो सिखा सकता है जो कुंडलनी का मास्टर है। दोस्तों, आज की महफिल समाप्त हुई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करिए। और कल आपका है फ्राइडे, यूनिफाइड एनर्जी फील्ड के मेडिटेशन रात 10 बजे। प्लीज अपनी फैमिली के साथ बैठे, प्लीज अपनी फैमिली के बाद। हमें अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ सोचना है। हमारे मुल्क में जो लोग हैं इनमें से अक्सर कोई पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। इनका मुस्तकबिल क्या होगा? तो हम अपने हिस्से का तो डालें जो हम डाल सकते हैं, बाकी हो ना हो ये ऊपर वाले पे छोड़ दें। कम से कम इतना हो कि मैंने कोशिश जरूर की, बस ये याद रखिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।